हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, आज से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के इस अपने लेक्चर सीरीज में। लेकिन उसके पहले वापस से दोस्तों दो मुद्दे हैं जो लगातार लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं 2020 में। ये सब समस्याएं चल रही हैं लोगों के दिमाग में और उसी हिसाब से लोग कह रहे हैं कि अपनी तैयारी करेंगे। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये मैं बता दूं आपको कि एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। और रही बात एग्जैक्ट डेट बताने की, तो मैं तो दोस्तों इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक जो है आप पढ़ाई करते रहिए। अगर एग्ज़ाम टलता है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये नुकसानदायक भी हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। ठीक है, एक तो ये हुआ कि आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो ये मान के चलिए कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। हाँ, ये है कि जो स्थितियाँ बनी हुई हैं इस समय की, जो स्थितियाँ हैं आयोग की, चूँकि इंटरव्यू चल रहा है आयोग में, और जो इस समय पेंडेमिक कोविड-19 को लेकर के चल रहा है, इसकी जो स्थिति है, ये भी समझ लीजिए कि इस तरह की स्थिति नहीं है कि ऐसे हालात में एग्ज़ाम करवाए जा सके। तो काफ़ी हद तक ये उम्मीद है कि एग्ज़ाम तो टलेगा। ठीक है, लेकिन कितने दिन के लिए टलेगा और अगली डेट कब की होगी, इसको कहना अभी मेरे लिए असंभव है। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको बता रहे होंगे, तो आपको अच्छा लगता है तो आप उनको सुनिए। लेकिन मेरा जो मानना है कि जब आयोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वही बात बात जो है फाइनल होगी। दूसरा मुद्दा दोस्तों ये है हिंदी मीडियम वालों को लेकर के। कुछ हिंदी मीडियम वाले मुझे पर्टिकुलरली मैसेज किए, ग्रुप पे भी मैसेज किए कि सर आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन हिंदी मीडियम के लिए आप जो है कुछ करिए। तो उनके लिए सजेशन यही है कि ये जितने भी स्लाइड्स हैं, आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कीजिए और उसको गूगल ट्रांसलेट पे जाके ट्रांसलेट कर लीजिए और उसको सामने रख के फिर ये लेक्चर देखिए। तो आपका जो मटेरियल होगा आपके हाथ में वो एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए, मेरा जो समझाने का तरीका है, जो समझाने का मीडियम है, वो तो हिंदी ही है। जो मटेरियल है वो इंग्लिश में है, तो उसको इंग्लिश से हिंदी आप जो है गूगल ट्रांसलेट के थ्रू कर सकते हैं और उसको ले करके बैठिए। आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको ले करके ये लेक्चर देखना शुरू करिए। आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ ये सच्चाई है कि आप कितने भी वर्ड्स रट लीजिए, कितने भी वोकैबुलरी तैयार कर लीजिए, आपका जो आंसर राइटिंग होगा, जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो आप अपने ही लैंग्वेज में लिखेंगे उसको। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि लोग अपने लैंग्वेज में ही लिखते हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं, हिंदी में तैयार करके जा रहे हैं कि इंग्लिश में तैयार करके जा रहे हैं। ज़्यादा जो मैटर करता है वो यही मैटर करता है कि आप जो है आंसर को लिख लीजिए। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इसरो के 7 मेगा मिशंस। दोस्तों ये टॉपिक जो है, देखिए, एक सीधा सीधा आपके सिलेबस में मेंशन है कि अपने यहाँ के जो भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं या जो साइंस सेक्टर में हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उसके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, ये सब एक हमारा सिलेबस है। तो इसलिए ये वाला टॉपिक जो है ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आप बताइए कि आने वाले समय में 10 सालों में इसरो ने क्या क्या प्लान किया है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो दोस्तों यही है। एक चीज़ और भी है कि अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है और आप कोई साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई आंसर लिख रहे हैं, तो आप जो है यहाँ की कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका कंटेक्स्ट ये है कि इसरो हैज़ प्लान्ड 7 मेगा मिशंस इंक्लूडिंग चंद्रयान 2 टू बी कंडक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें से देखिए चंद्रयान 2 का तो काम हो गया है। अभी देखिए चंद्रयान 2 पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। मुझे नहीं लगता कि चंद्रयान 2 पे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि 2018 का जो मेंस का एग्ज़ाम हो रहा था उसमें संभावना थी कि हो सकता था ये पूछा जा सके, लेकिन उसमें भी नहीं पूछा गया। तो अगर मुझे याद है, मैं सही हूँ तो चंद्रयान 2 का जो लॉन्चिंग थी वो 2018 के एग्ज़ाम के पहले हो चुकी थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक तो आपका चंद्रयान 2 हो गया। उसके बाद इसमें से जो आपके 7 मेगा मिशंस हैं उसमें से केवल 2 मिशंस ऐसे हैं जिसके बारे में इसरो ने बताया है कि क्या करना है, इसका क्या काम होगा, क्या फंक्शन होगा। ठीक है, उसमें से एक देखिए ये एक्सपोसैट है और आदित्य L1 है। ठीक है, आदित्य L1 तो काफ़ी दिन से चल रहा है, काफ़ी दिन से चर्चा में है, हो सकता है आप लोग कहीं ना कहीं करंट में इसको पढ़े भी होंगे। तो दूसरा जो है वो है हमारा एक्सपोसैट। अभी इसी दो के बारे में इसरो ने थोड़ा बहुत बताया है कि ये क्या है, क्या काम करेगा। बाकी और जो चीज़ें हैं वो केवल प्लानिंग स्टेज में हैं।
अभी उसके बारे में हमको कोई बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं है। तो अभी हमारा जो फोकस है तैयार करने का अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एक्सपोसैट और आदित्य L1 के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको अगर मेंशन करना है तो जो 4 और हैं, ठीक है, जो 4 और मिशन हैं उसमें से कौन कौन है? मंगलयान 2 है, वीनस मिशन है जिसको हम शुक्रयान बोलते हैं, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है और एक्सोवर्ट्स है, ठीक है। तो देखिए इसमें से कुछ चीज़ें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आ भी गया तो एक एक लाइन आप इसमें लिख दीजिए। जैसे मंगलयान 2 है तो ये मंगलयान 1 का ही ये एक्सटेंडेड रूप है, मंगल ग्रह का अध्ययन करेगा। वीनस मिशन है तो ये आपका शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है तो ये जो चंद्रमा का पोलर साइड है उसके स्टडी के लिए होगा। एक्सोवर्ड है तो मतलब ये इंटर प्लेनेटरी होगा, मतलब कि बाहरी जो प्लैनेट्स हैं, बाहरी जो दुनिया है दूसरे प्लैनेट्स पे हम इसको भेजेंगे और उस तरह से उसकी स्टडी करेंगे। तो ये कॉमन है, अगर आप इसमें एक एक लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल नाम लिख के इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं जो हमारा दोनों मिशन है जिसके बारे में थोड़ा बहुत इसरो ने बताया है। उसमें पहला जो है हमारा है एक्सपोसैट, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है दोस्तों वो है एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जिसको हम एक्सपोसैट बोलेंगे, ठीक है। डेडिकेटेड मिशन टू द स्टडी ऑफ पोलराइजेशन, मतलब ध्रुवीकरण का जो सिस्टम है ये उसका अध्ययन करेगा, ठीक है। और इसकी जो लॉन्चिंग ईयर है 2020 है, लेकिन अब आप समझ ही सकते हैं कि ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थिति है कि 2020 में इसको लॉन्च करना मुश्किल है। उसके बाद ये इसके बारे में अगर आप और भी लिखना चाहते हैं तो ये 5 ईयर मिशन है, ठीक है। और ये कॉस्मिक रेडिएशंस की स्टडी करेगा, ठीक है। ये देखिए जो इम्पॉर्टेंट बड़े बड़े पॉइंट्स हैं उसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। पोलराइजेशन की स्टडी करेगा, 2020 में लॉन्चिंग की इसकी डेट थी, 5 ईयर का मिशन है और कॉस्मिक रेडिएशंस का ये स्टडी करेगा, ठीक है। इट विल बी कैरिंग ए पेलोड नेम्ड पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, ठीक, पोलिक्स। देखिए ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सब अगर आप नहीं भी लिख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें समस्या नहीं है, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन ए सर्कुलर 500 to 700 किलोमीटर ऑर्बिट। पृथ्वी का जो ऑर्बिट है उसमें लगभग 500 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर हम आदित्य L1 की बात करें तो ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है इट विल स्टडी द सन्स आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम कोरोना बोलते हैं, और क्रोमोस्फीयर, ठीक है। कोरोना और क्रोमोस्फीयर की स्टडी करेगा ये, और वहाँ से जो भी डाटा मिलेगा उसको कलेक्ट करके लेबोरेटरीज में भेजेगा अर्थ पे। और जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है और जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं और उनका वेदर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, उसकी स्टडी की जाएगी, ठीक है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि द डाटा फ्रॉम द आदित्य मिशन विल बी इमेंसली हेल्पफुल इन डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन डिफरेंट मॉडल्स फॉर द ओरिजिन ऑफ सोलर स्टॉर्म्स। हमने बताया कि सोलर स्टॉर्म्स या सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं उनके ओरिजिन के बारे में ये जो विभिन्न प्रकार के थ्योरीज दी गई हैं उसमें उसकी स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी स्टडी को और अच्छे से समझने के लिए ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आदित्य L1 जो सेटेलाइट होगा इसका पोजीशन क्या होगा दोस्तों। जो L1 है इसमें L1 एक्चुअली ये पोजीशन है, ठीक है। पृथ्वी और जो सन है, अर्थ और सन के बीच में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, लगभग 5 पॉइंट्स हैं जिनको नाम दिया गया है L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जहाँ से जो सेटेलाइट होगी वो हमेशा जो सन होगा उस पर उसका फोकस होगा बिना किसी बाधा के। मतलब अर्थ अगर रोटेट कर रही है, रिवोल्यूशन उसका हो रहा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह के 5 पॉइंट्स हैं जिसमें से एक पॉइंट L1 है, ठीक है, जिसको हम लैग्रेंजियन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो L1 है ये एक पॉइंट है अर्थ और सन के बीच में जहाँ पे इस सेटेलाइट को प्लेस किया जाएगा, जहाँ पे इस सेटेलाइट को रखा जाएगा, भेजा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको एक्सपोसैट और सोलर जो आपका आदित्य L1 है इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है फेशियल रिकग्निशन। देखिए फेशियल रिकग्निशन इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि एक तो इंडिया इसकी सारी संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहा है कि हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो भी इस चीज़ को फोकस कर रहा है कि हमको फेशियल रिकग्निशन करने की अनुमति दीजिए। डिफरेंट जो सोर्सेज हैं वहाँ से हमको जो भी पिक्चर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वीडियोज़ हैं, उसको कलेक्ट करने की अनुमति दीजिए। एक तो ये इंडिया में बातें चल रही, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी हैं
ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, फेशियल रिकग्निशन के उपयोग को या फेशियल रिकग्निशन के यूज को बैन करने की बात कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में एक तरफ कंटेक्स्ट यही है कि एक तरफ फेशियल रिकग्निशन के फेशियल रिकग्निशन का जो टूल है, जो आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है, वेस्टर्न कंट्रीज इसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। वहीं पे इंडिया इज़ वेरी कीन टू अडॉप्ट पब्लिक फेशियल रिकग्निशन, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गई कंटेक्स्ट की बात, ठीक है। एक तरफ वेस्टर्न कंट्री जो है उससे दूर भाग रही हैं, दूसरी तरफ इंडिया जो है फेशियल रिकग्निशन को अडॉप्ट करने की बात कर रही है। इवन बहुत सारे ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे डिजी यात्रा इनिशिएटिव है, जहाँ पे हम फेशियल रिकग्निशन को ऑलरेडी उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा तेलंगाना इलेक्शन कमीशन रिसेंटली पायलटेड अ फेशियल रिकग्निशन ऐप in its civic election to address the issue of voter impersonation, ठीक है। तो एक तरफ तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ये कह रही हैं कि हम फेशियल रिकग्निशन जैसी चीज़ों से दूर रहेंगे, दूसरी तरफ इंडिया में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, जहाँ पे फेशियल रिकग्निशन की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ तेलंगाना गवर्नमेंट हो गया या बहुत सारी चीज़ें हैं वो इस चीज़ों को अपना रही हैं। तो दोस्तों मुद्दा ये है कि देखिए जो कंटेक्स्ट है ये तो आपका इंट्रो में हो गया, एक लाइन में आप इसको सॉर्ट आउट करके लिख सकते हैं। मुद्दा ये है कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फेशियल रिकग्निशन क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है, और इसके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का प्रिपेयर्डनेस कितना है, ये सब सारी चीज़ें देखना है। ये हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फेशियल रिकग्निशन क्या होता है। इट इज़ ए बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी दैट यूजेज डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द फेस टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश एन इंडिविजुअल। मतलब ये कि आपके फेस पे जो भी चीज़ें हैं, देखिए आपका फेस है, आपका स्किन कलर है, आपका स्किन पैटर्न है, आपका आइरिस है, आपका कॉर्निया है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को ये आइडेंटिफाई करता है और एक डाटा रखता है, एक डाटाबेस रखता है, जिससे इस चीज़ों को बाद में अगर कोई चीज़ होता है, कोई घटना घटती है, तो बाद में उसको कंपेयर करके हम किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आसान भाषा में ये है कि फेशियल रिकग्निशन एक बायोमेट्रिक डाटा कलेक्शन करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इक्विपमेंट है, एक टेक्नोलॉजी है, ओके। अब देखिए ओवर अ पीरियड almost 6 decades it has evolved in many ways from looking at 3D contours of the faces to recognizing the skin pattern, ठीक है। पहले क्या होता था कि हम 3D पैटर्न पे उसको रोटेट करके देखते थे और समझने का प्रयास करते थे, लेकिन अभी अगर ये 2D है, मतलब 2 डायमेंशन में है, तब भी हम स्किन पैटर्न की बात करते हैं। स्किन पैटर्न को देख करके हम किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम वर्किंग की बात करें कि ये कैसे काम करता है, the facial recognition system works primarily by capturing a face and its feature through a camera। एक कैमरे के थ्रू वो आपके फीचर को, आपके फेस को कैप्चर करेगा, एंड देन यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू रिकंस्ट्रक्ट दोज फीचर्स। आपका फोटो कलेक्शन कर लेगा, फोटो कलेक्ट कर लेगा, फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स को यूज करके आपके चेहरे के विभिन्न फीचर्स, जैसे स्किन पैटर्न हो गया, कलर हो गया, नाक की साइज हो गई, आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, जो भी चीज़ें हैं, बियर्ड, स्मेट, जो भी चीज़ें हैं, वो सब सारी चीज़ों को वो रिकंस्ट्रक्ट करता है, मतलब एक उसको जनरलाइज्ड पैटर्न देता है, ताकि आने वाले समय में हम इसको किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी टाइम पे हम इसको कंपेयर कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि द कैप्चर्ड फेस एलॉन्ग विथ इट्स फीचर इज स्टोर्ड इनटू डेटाबेस which can be integrated with any kind of software that may be used for security purposes, banking services, etc, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि फेशियल रिकग्निशन क्या होता है। आसान भाषा में ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आपके चेहरा और चेहरे के पैटर्न को, स्किन के पैटर्न को ये रिकग्नाइज करता है और उसको एक डेटाबेस के रूप में कलेक्ट करता है। अगला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन, ठीक है। ये क्या करता है, वर्क्स बाय द मेंटेनिंग अ लार्ज डेटाबेस विद द फोटोज एंड वीडियोज ऑफ द पीपल्स फेस, देन अ न्यू इमेज ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन ऑफन टेकन फ्रॉम द सीसीटीवी फुटेज इज कंपेयर्ड टू एग्जिस्टिंग डेटाबेस टू फाइंड ए मैच एंड आइडेंटिफाई person. The artificial intelligence technology used for the pattern finding and matching is called न्यूरल नेटवर्क। ऑटोमेटेड जो फेशियल रिकग्निशन होता है, क्या होता है दोस्तों कि इसमें जैसा कि हमने बताया कि आपके फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़ को कलेक्ट करके एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन ये होगा कि जैसे ही कोई नया इमेज आएगा, नया वीडियो आएगा, तो वो
उसमें कोई मैनुअल कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको बस आप इंसर्ट करेंगे, इंटर करेंगे, तुरंत ही वो क्या कर देगा, वो अपने आप ही जितना डेटाबेस है उनसे वो कंपेयर कर लेगा। ठीक है, ये ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं इंटेलिजेंस, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर डिपेंड होती हैं। और ये जो पूरा मैकेनिज्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न और फेस स्किन, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं इसको हम न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। दोस्तों न्यूरल नेटवर्क इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि जो इस तरह से हमारा न्यूरॉन काम करता है, जैसे जो हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो किसी भी चीज़ में देखिए बहुत सारे डाटा इसमें स्टोर्ड हैं, कोई नई चीज़ आती है तो ये अपने आप उसमें कंपेयर कर लेता है और आप इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है। तो ये सिस्टम भी उसी तरह के सिस्टम पे काम करता है, इसीलिए इसको न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके साथ साथ फेशियल रिकग्निशन और ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इनका क्या मानना है, ये क्या कहते हैं ये जो फेशियल रिकग्निशन है इसको लेकर के। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो एनसीआरबी है ये क्रिमिनल्स को, मिसिंग पीपल्स को, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ को, ठीक है, इन सब चीज़ों का वो रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, किस लिए? क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, इट्स रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कॉल फॉर गैदरिंग सीसीटीवी फुटेज एज वेल एज फोटोज फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, ठीक है, रेट्स एंड स्केचेज। ये चाहती है कि गवर्नमेंट इनको जो है अनुमति दे कि जो भी सीसीटीवी फुटेज हैं, जो भी फ़ोटोज़ हैं न्यूज़पेपर में, या फिर रेट्स के दौरान जो भी चीज़ें हमको मिलती हैं, या फिर कोई स्केचेज है, इनका कलेक्शन करने का हमको अनुमति दे, ऐसा एनसीआरबी कह रही है। ठीक है, ऐसा एनसीआरबी जो है गवर्नमेंट से डिमांड कर रही है। द प्रोजेक्ट इज एम्ड एट बीइंग कंपेटिबल विद अदर बायोमेट्रिक्स सच एज आइरिस एंड फिंगरप्रिंट्स। इनका मानना है कि जिस तरह से हम आइरिस और फिंगरप्रिंट्स का डेटाबेस रखते हैं उसी तरह से ये भी हमारे पास एक डेटाबेस होगा, और जिसकी वजह से हमको क्राइम को रोकने में और क्रिमिनल्स को पकड़ने में, उसके अगेंस्ट एविडेंसेस तैयार करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, एनसीआरबी हैज प्रपोज्ड इंटीग्रेटिंग दिस फेशियल रिकग्निशन विद द मल्टीपल एग्जिस्टिंग डेटाबेस। जैसा कि हमने बताया, जैसे मान लीजिए एक आधार कार्ड का डेटाबेस है, आपका जो राशन कार्ड है उसका डेटाबेस है, फिंगरप्रिंट्स का जो डेटाबेस है, इन सब सारी चीज़ों को वो इंटीग्रेट करने की बात कर रही है, ताकि अगर उनमें से उनको कोई भी डेटा मिलता है तो वो उसको कंपेरिजन करके एक दूसरे से उसको कंपेरिजन करके एक कंक्लूजन पे आ सकें। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द एनसीआरबी मैनेज्ड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसको हम सीसीटीएन्स बोलते हैं, उसके साथ इसको इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है। फिर उसके बाद फेशियल रिकग्निशन हैज़ बीन प्रपोज्ड इन द सीसीटीएन्स प्रोग्राम सिंस इट्स ओरिजिन। मतलब ये कि जो सीसीटीएन है उसके प्रोग्राम में फेशियल रिकग्निशन को ऑलरेडी जो है अलाउ करने की बात की गई है। ओके, द न्यू फेशियल रिकग्निशन सिस्टम विल बी इंटीग्रेटेड विद द इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एज वेल एज स्टेट स्पेसिफिक सिस्टम। ठीक है, इमिग्रेशन, वीज़ा, फॉरेन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग एंड खोया पाया पोर्टल ऑन मिसिंग चिल्ड्रंस, इन सब सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है। इन सब सारी चीज़ों में फेशियल रिकग्निशन को लाने की बात कर रहा है, ताकि इन सब चीज़ों में ये जो फंक्शंस हैं, ये जो काम है, इनको और आसानी से और बेहतर ढंग से किया जा सके। ठीक है, तो जो ऑटोमेटिक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है दोस्तों, तो इसकी आवश्यकता क्यों है हमको, इसकी आवश्यकता आखिर में क्या है, इसका इस तरह से समझ लीजिए कि इसका यूजेज क्या क्या है। तो सबसे पहला तो यही है कि ये जो है क्रिमिनल के आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होगा। ठीक है, उसके वेरिफिकेशन में हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्यों, कैसे? बाय फैसिलिटेटिंग इजी रिकॉर्डिंग, इजी एनालिसिस, ठीक है, एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर इनके पास एक डेटाबेस होगा, सपोज दैट कि किसी क्रिमिनल का केस चल रहा है कोर्ट में, और जो एनसीआरबी है उसके पास इस तरह के डेटाबेस है, तो वो कोर्ट के सामने क्या कर सकता है, पेश कर सकता है इन सब सारी चीज़ों को, जिससे कोर्ट को भी आसानी होगी। और कोर्ट के अलावा और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या फिर कभी भी उनको आवश्यकता पड़ेगी या पड़ सकती है, तो उस समय पे अगर इस तरह का कोई डेटाबेस होगा तो वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो क्रिमिनल हो या फिर कोई आम सिविलियन हो, उसकी पहचान करने के लिए वो हेल्पफुल साबित होगा। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई विक्टिम है या कोई एक्यूज्ड है, उसके आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन में भी ये हेल्पफुल हो सकता है। ओके, उसके बाद व्हाइल फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस कैन प्रोवाइड फॉर मोर एक्यूरेट मैचिंग रिजल्ट्स, ऑटोमेटिक फेशियल रिकग्निशन इज एन easier solution स्पेशली फॉर आइडेंटिफिकेशन amongst द क्राउड। देखिए जो आइरिस और फिंगरप्रिंट का जो सिस्टम है
वो तो भीड़ के बीच में से किसी को पहचानने के लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए भीड़ में जितने भी लोग शामिल हैं उनका सबका डेटाबेस हमारे पास होना चाहिए, तभी हम उसमें कंपेरिजन कर पाएंगे। लेकिन जो फेशियल रिकग्निशन है, चूंकि ये केवल फेस को ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई करता है, ऐसे में भीड़ में भी हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जो ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। उसके साथ साथ देखिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी पुलिस डिपार्टमेंट की, या फिर जो भी सीबीआई है, जो भी आपका क्राइम ब्रांच है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस का जो इन्वेस्टिगेशन करने की कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। इट विल आल्सो हेल्प सिविलियन वेरिफिकेशन व्हेन नीडेड। हमने बताया नो वन विल बी एबल टू गेट अवे विद अ फेक आईडी, मतलब ये कि आप फोटो किसी और का लगा लिए, नाम किसी और का है, ऐसे समय में जो रिकग्निशन होगा, अगर फेशियल रिकग्निशन है तो वो आसानी से पकड़ा जाएगा। और फेक अगर आईडी कार्ड है आपके पास तो फेक आईडी कार्ड का कोई चांस नहीं होगा। ओके, अब देखिए इससे तो ये तो नहीं पता चल पाएगा कि जो ये फेस है, ये जो व्यक्ति है, इसके माता पिता कौन है, उसके लिए तो आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही करना पड़ेगा। लेकिन और सब सारी चीज़ें जो हैं, जो पासपोर्ट, नकली पासपोर्ट बन रहा है, नकली राशन कार्ड बन रहा है, ठीक है, नकली आधार कार्ड या नकली जो मनरेगा कार्ड है, वो सब चीज़ें हो रही हैं, वो सब चीज़ों को आसानी से रोका जा सकता है। उसके बाद इट आल्सो प्लान्स टू ऑफर सिटीजन सर्विसेज, कुछ सिविलियन सर्विसेज को भी ऑफर करता है जो भी आसानी से किया जा सकता है, जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन, क्राइम रिपोर्टिंग, ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ केस प्रोग्रेस, ठीक है, ग्रीवांस रिपोर्टिंग, ये सब सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, बहुत ही ईजी हो सकती हैं, बहुत ही आसानी से की जा सकती हैं फेशियल रिकग्निशन की मदद से। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि फेशियल रिकग्निशन को जो अगर इंडिया अडॉप्ट करता है, इसको बड़े लेवल पे अलाउ करता है बैंकिंग के सेक्टर में, क्रिमिनल के सेक्टर में, या फिर अदर सेक्टर्स में, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में, तो इससे क्या क्या इसके लिए क्या क्या कंसर्न्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंसर्न तो यही है दोस्तों कि इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट, इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े कंप्यूटर्स और हाई स्पीड इंटरनेट, ये सब सारी चीज़ें व्यवस्था करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो अगला मुद्दा है दोस्तों वो है सोर्स फ्रॉम वेयर इमेज विल बी कलेक्टेड। ऐसे कौन कौन से सोर्सेज को अलाउ किया जाए कि जहाँ से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डेटाबेस अपना तैयार कर सकते हैं, फ़ोटोज़ को या वीडियोज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आप जितने भी, अब सोचिए आप ये कि आपको हर जगह अलाउ कर दिया जाए, ठीक है, आप सीसीटीवी कैमरे से लीजिए, आप जो है न्यूज़पेपर से लीजिए, सोशल मीडिया से लीजिए, तरह तरह के और भी जो सोर्सेज है वहाँ से लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्राइवेसी का कंसर्न है वो सामने उभर के आएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला इशू है, अगला जो कंसर्न है वो है रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज टू वेरीफाई सच डिटेल्स बिफोर स्टोरिंग देम। अगर मान लीजिए आप कलेक्ट कर लिए, कलेक्शन हो गया और आप उसको बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी स्टडी के आप उसको कलेक्ट कर लिए, डेटाबेस में शामिल कर लिए, तो हो सकता है कि उसमें एनोमलीज आ जाए, उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाए। तो उन सब डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो व्यक्ति जिस चीज़ का, जिस इमेज को हम कलेक्ट कर रहे हैं वो उसी व्यक्ति का है, जिसके जो इंटेंडेड व्यक्ति है उसी का है। ठीक है, तो इस तरह के वेरिफिकेशन के लिए हमको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी, ये भी एक कंसर्न है। उसके बाद रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी, ये एक इशू है ही है। देखिए अभी आप आधार कार्ड को ही ले लीजिए, उस पर भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे क्रिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जो उसके ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी पे कंसर्न अपना रेज करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक इशू तो है ही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऑथेंटिसिटी और ये एडमिसिबिलिटी, डाटा अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड, ये सब सारी चीज़ें इशू है ही है। उसके बाद गवर्नमेंट एब्यूज़, गवर्नमेंट के पास अगर कोई भी किसी भी तरह का डाटा है तो वो किसी भी तरह से यूज कर सकता है, एब्यूज कर सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एब्यूज का एक जो है आपका कंसर्न तो है ही है। उसके साथ साथ हमने देख लिया कि जो प्राइवेसी का इशू है वो एक इशू है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन लॉ, जैसा कि हमने देखा कि अभी जो हमारा डाटा प्रोटेक्शन लॉ है, जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, तो हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ में क्या क्या बातें कही गई हैं, लेकिन अभी जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में जो प्राइवेसी एब्यूज का इशू है ये और भी बढ़ सकता है। ठीक है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कुछ पर्टिकुलर पीपल हैं, पर्टिकुलर ग्रुप है जिसके राइट्स का भी इशू आ सकता है। यूज ऑफ सर्विलांस कैमराज एंड फेशियल रिकग्निशन कंस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ द पर्टिकुलर क्लासेज ऑफ द पीपल। कुछ क्लास ऑफ सोसाइटी ऐसी है
जिसमें जिनके कुछ अधिकार हैं, जिनको मतलब कि बिना उनसे पूछे उनकी फ़ोटोज़ नहीं ली जा सकती, बिना उनसे पूछे उनको सिविल जो चीज़ें हैं उनमें उनको फोकस नहीं किया जा सकता। ऐसे समय में अगर ब्लाइंडली ये जो फेशियल रिकग्निशन है इसको अलाउ किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में उनके अधिकार का संरक्षण कैसे होगा, ये भी एक इशू है। उसके बाद कुछ इनहेरेंट चैलेंजेज हैं जो कि हमेशा ही रहते हैं, मतलब कि जो आंतरिक चैलेंजेज हैं वो क्या हैं। ओवर द टाइम द फेस में हैव डिफरेंट डिफरेंट फेसेट्स, मतलब ये कि आज आप जो है क्लीन सेव हैं, कल आप दाढ़ी मूछ रख लिए, ठीक है। आज आपकी फ़ोटो कुछ और है, कल आपकी फ़ोटो कुछ और है। आज आप दुबले पतले हैं, कल आप मोटे हो गए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको जो है कैसे सॉल्व किया जाएगा ये भी एक चैलेंज है, ये भी एक कंसर्न है। However, it is claimed that such things are taken care by the software, making it one of the best ways of recognize a person। मतलब ये कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे कि आपका दाढ़ी मूछ छील देंगे ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे कि आपके दाढ़ी मूछ उगा देंगे जिस डिज़ाइन का उनको ज़रूरत होगी। पहले के जिस तरह के फ़ोटोज़ उनके पास हैं उन उनसे कंपेयर करने के लिए उस तरह के दाढ़ी मूछ आपको उगा देंगे, ठीक है। हालांकि ये सब सॉफ्टवेयर हैं, ये सब सारी चीज़ें काम हो रही हैं, काम किया जा रहा है, लेकिन इशू जो है दोस्तों वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये सब कंसर्न्स हैं जो कि फेशियल रिकग्निशन के क्षेत्र में देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो देखिए जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता तो इंडिया में है ही है, ठीक है। अब इसमें ये हो सकता है कि हम इसको इस तरह से लागू करें कि लोगों की प्राइवेसी इन्फ्रिंज ना हो, ठीक है। उसके बाद द नेशन दैट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी मीन्स ग्रेटर इफिशियंसी नीड्स टू बी क्रिटिकली एनालाइज्ड, मतलब ये कि हमको टेक्नोलॉजी के बेस पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे हमको पूरी तरह से तैयार होना है, पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। ए डेलिबरेट अप्रोच विल बेनिफिट इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एज पुलिस डिपार्टमेंट अराउंड द वर्ल्ड are currently learning that the technology is not useful in practice as it seems in theory। लोगों का ऐसा मानना है कि थ्योरी में जितना अच्छा ये लगता है, प्रैक्टिकल में वो ऐसे इस तरह से काम नहीं करता है, ठीक है। एक ये देखिए अभी तक जो वे फॉरवर्ड है वो आप नेगेटिव कनोटेशन में ही बोल रहे हैं, लेकिन इसको आपको पॉजिटिव कनोटेशन में लिखना है कि इन सब चीज़ों को टेक केयर करते हुए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को अपने डिफेंस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में लागू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट्स इन लंदन आर अंडर द प्रेशर टू पुट अ कंप्लीट इन टू यूज द फेशियल रिकग्निशन सिस्टम फॉलोइंग द एविडेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनएफिशिएंसी। फेशियल रिकग्निशन में ये भी इशू आया है कि इसके थ्रू बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन के एविडेंसेस भी देखने को मिले हैं, उसके साथ साथ इसके इफ़िशियंसी पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लिख के आप जो है वे फॉरवर्ड में, मतलब कंक्लूजन के रूप में आप ये लिख सकते हैं कि इसको हम लागू कर सकते हैं, लेकिन जो भी ज़रूरी मेजर्स हैं, जो भी ज़रूरी स्टेप्स हैं उसको हम क्या करें, प्रूडेंसली उसको हैंडल करें और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम इसके लिए आगे बढ़ें, ठीक है। दोस्तों जो अगला हमारा टॉपिक है वो है इंडिया का जो स्पेस स्टेशन मिशन है उसके बारे में है, ठीक है। इंडिया जो है प्लानिंग कर रहा है, कंटेक्स्ट यही है कि इसरो हैज़ अनाउंस्ड इस एम्बिशियस प्लान टू पुट अप स्पेस स्टेशन इन द नेक्स्ट डिकेड। द स्पेस एजेंसी चीफ के सिवन ने ऐसी बात कही है कि 2030 तक जो है हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अभी जो यहाँ पे कंटेक्स्ट है ये तो इंट्रो हो गया कि आप 2030 तक स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर स्पेस स्टेशन क्या होता है, स्पेस स्टेशन की आवश्यकता क्यों है, स्पेस स्टेशन से हमको बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और इंडिया को स्पेस स्टेशन डेवलप करने में क्या क्या चैलेंजेस सामने आ सकते हैं, उस पर प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम उसी पे चर्चा करेंगे, हमारा फोकस उसी पे है कि इस जो स्पेस स्टेशन होता है वो क्या होता है, इसके डेवलप करने के लिए हमको क्यों आवश्यकता है, पर्टिकुलरली इंडिया को क्या आवश्यकता है जबकि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और उसके साथ साथ अगर इंडिया इसको डेवलप करना चाहता है तो उससे क्या क्या मदद मिलेगी और उसके लिए चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम ये देख लेते हैं कि जो स्पेस स्टेशन होता है दोस्तों वो एक्चुअली एक ऑर्बिटल स्टेशन होता है। यूँ समझ लीजिए कि एक आप सेटेलाइट तो नहीं कह सकते, सेटेलाइट
को ही अगर एग्जांपल लेकर के आप समझने का प्रयास करिए, तो जिस तरह से सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, उसी तरह से ये स्पेस स्टेशन भी घूमता रहता है। दोस्तों ये स्टेबल नहीं होता है एक जगह पे, ठीक है, ये हमेशा घूमता रहता है किसके, अर्थ ऑर्बिट में, अर्थ के अराउंड, ठीक है। बेसिकली जो स्पेस स्टेशन होता है वो एक लार्ज स्पेस क्राफ्ट होता है, ठीक है, आर मैन मेड स्टेशन इन स्पेस होता है, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, रहते हैं और डिफरेंट स्पेस क्राफ्ट्स को वहाँ पे रिसीव भी करते हैं। मतलब कि जो अर्थ से कोई स्पेस क्राफ्ट गया तो उसको डॉक करने के लिए भी वहाँ पे जगह होती है। चूँकि देखिए स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने की वजह से वहाँ पे एक जगह पे टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में जो स्पेस स्टेशंस होते हैं उनके पास एक डॉक यार्ड होता है, वो इस तरह से बनाया जाता है कि वहाँ पे अगर कोई फ्लाइट जा रही है, कोई स्पेस क्राफ्ट जा रहा है, तो उसको जो है उसमें फिट किया जाता है ताकि उसको वहाँ पे रोका जा सके। और जब उसके साथ वो फिट हो जाता है तो वो जो नया स्पेस क्राफ्ट गया है वो भी पुराने जो हमारा स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है, उसके साथ साथ ही वो रिवॉल्व करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मुख्यतः जो ये होता है वो एक साइंस लैब की तरह होता है, मतलब उसमें साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं, जो भी फाइंडिंग्स होती हैं स्पेस में, वो सब सारी चीज़ें उसमें कैरी आउट की जाती हैं, ठीक है। हमको उम्मीद है कि ये सब सारी चीज़ें आप जानते ही होंगे कि ये क्या होता है। इसमें मैंने यहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, और अगर टाइम आपको परमिट करे, पेज परमिट करे, तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि 2018 तक केवल 2 ही स्पेस स्टेशन हैं, ठीक है, 2 स्पेस स्टेशंस ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। एक ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑपरेटिंग एंड परमानेंटली इनहेबिटेड, मतलब कि वो फंक्शनिंग भी है और वहाँ पे लोग जाके रह भी रहे हैं। और दूसरा जो है आपका ताइंगोंग 2 है, जो कि चाइना का है। ये ऑपरेशनल तो है, लेकिन यहाँ पे अभी जो लोगों का रहने का या सिस्टम है, अभी लोगों को रहने का सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो 2018 तक 2 स्पेस स्टेशन जो है काम कर रहे हैं, फंक्शनिंग हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रो। अभी हम देख लेते हैं कि जो आवश्यकता है, स्पेस स्टेशन की आवश्यकता क्यों होती है। दोस्तों ये जो है वर्ल्ड लेवल का जो कंटेक्स्ट है उसके लिए भी यही आवश्यकताएं हैं, और अगर आप पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो उनके लिए भी यही आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। तो जो आवश्यकताएं हैं, जो कारण है, वो कई कारण हो सकते हैं। पहला जैसे मान लीजिए रिसर्च हो सकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है। कैसे? वहाँ की जो फाइंडिंग्स होंगी उन सब चीज़ों को हम पृथ्वी पे लागू कर सकते हैं, अर्थ पे लागू कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसकी फाइंडिंग्स को यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों एक्सप्लोरेशन और टूरिज्म। देखिए बहुत सारे शौकीन लोग हैं कि उनको स्पेस स्टेशन में जाना है, तो ऐसे लोगों के लिए टूरिज्म की भी व्यवस्था हो सकती है, टूरिज्म का भी एक स्कोप बनता है। उसके साथ साथ दोस्तों एक्सप्लोरेशन, मतलब कि आउटर स्पेस के बारे में जानना, उसको एक्सप्लोर करना, उसके लिए भी ये आवश्यक है, उसके लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा दोस्तों कि जो वेटलेसनेस होती है उसका बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर आप अभी देखिए आप हाईली ग्रेविटेशनल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जब आपके शरीर पे ग्रेविटी लग रही है, लेकिन जब आप स्पेस में जाएंगे तो वहाँ पे जो है माइक्रो ग्रेविटी है, या तो जीरो है या तो थोड़ी बहुत ही कम है। तो ऐसी स्थिति का ह्यूमन बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी भी स्टडी करना एक उद्देश्य होता है, उसके लिए भी इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। स्पेस स्टेशंस आर प्लेस टू डू द कटिंग एज साइंटिफिक रिसर्च इन एन एनवायरनमेंट दैट कैन नॉट बी डन ऑन द अर्थ। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं दोस्तों जो कि ग्रेविटी के प्रेजेंस में उसको पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए जो स्पेस स्टेशन है वो एक अच्छा प्लेटफार्म होता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो ग्रेविटी अल्टर्स द वे दैट एटम कम्स टूगेदर टू फॉर्म क्रिस्टल। मतलब कि अगर दो एटम्स आपस में आकर के मिल करके क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ग्रेविटी का उस पर इफेक्ट होता है और उसका जो सही अप्रोच होता है, जो सही स्टडी होती है, उसको हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फर्दर साइंटिफिक रिसर्च विच आर डन ऑन द स्पेस बेनिफिट ऑन द अर्थ, ठीक है। वहाँ के जो भी रिसर्च होंगे, जो भी वहाँ की फाइंडिंग्स होगी, उसको हम अर्थ पे जो है लोगों के भले के लिए यूज कर सकते हैं।
दोस्तों जो स्पेस में जो फाइंडिंग्स होती है, जो वहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हैं, उसको हम स्पिन ऑफ बोलते हैं। ये एक छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन था, तो आप इसको दिमाग में रख सकते हैं कि स्पिन ऑफ क्या होता है। जो भी फाइंडिंग्स होती हैं स्पेस में उसको हम बोलते हैं स्पिन ऑफ। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द हाई लेवल, चूँकि देखिए फ्रॉम हाई लेवल का मतलब ये कि ऊपर देखिए स्पेस क्राफ्ट है कोई, वहाँ से वो काम कर रहा है, तो वो एक ऑब्जर्वेटरी की तरह काम करेगा। उसके पास कैमरेज होते हैं, ठीक है, उससे वो अर्थ का जो चीज़ें हैं उसको वो फोटोग्राफ के रूप में कलेक्ट कर सकता है और वापस उसको जो है अर्थ पे रिले कर सकता है कि ऊपर से अर्थ के जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए वेदर है, प्लेटफॉर्म है, वेजिटेशन है, ओशियन है, एटमॉस्फेयर है, इन सब चीज़ों को क्या कर सकता है वो आसानी से उसकी स्टडी करने के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है। कुल मिला के अगर ये देखा जाए तो इसको एक मैन्ड ऑब्जर्वेटरी के रूप में भी देखा जा सकता है। ओके। इन फैक्ट वी हैव ऑलरेडी सीन एडवांटेजेस ऑफ द अनमैन्ड स्पेस टेलीस्कोप्स। जैसे जो हमारे टेलीस्कोप्स हैं, अनमैन्ड टेलीस्कोप्स हैं जो इस समय काम कर रहे हैं, मान लीजिए हबल है, उसके क्या यूजेज होते हैं, क्या एडवांटेजेज होते हैं, उसको हम ऑलरेडी देख सकते हैं। इस समय हम उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है। इन एडिशन टू एबव स्पेस स्टेशन माइट बी यूज्ड एज द स्पेस होटल्स। हमने बताया कि कुछ शौकीन लोग हैं जो कि एक्जो प्लैनेट पे, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जा कर के एडवेंचर करना चाहते हैं, वहाँ पे देखना चाहते हैं, घूमना टहलना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं हम लोग कमर्शियली। जैसे अभी आप देखिए स्पेस एक्स ने जो है ऐसा एक फेरी टूरिस्ट का एक अपना प्रोग्राम भी लॉन्च किया है कि जो भी जाना चाहता है स्पेस स्टेशन पे वो जा सकता है। हालांकि उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग होगी, तमाम चीज़ें होंगी, और इन सब चीज़ों के लिए भी जो बियरिंग कास्ट आएगी उसको बियर कौन करेगा, जो घूमने का शौकीन होगा, जो जाना चाहेगा। ठीक है। अभी जो इंडिया का एम्बिशियस स्पेस स्टेशन प्लान है उसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ताकि आपका जो आंसर हो वो मोनोटोनस ना हो, उसमें डाइवर्सिटी हो। ठीक है। तो इंडिया इज प्लानिंग ए लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन। पहली बात तो ये कि ये अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करना चाहता है, ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। ये लगभग 20 टन का है। ठीक है। और लगभग ये 400 किलोमीटर के ऊपर होगा, अर्थ के ऊपर। ठीक है। ये जो मिशन है, ये जो हमारा गगनयान मिशन है, उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, इस एक्सटेंडेड प्रोग्राम है। ठीक है। इसमें जो है जो प्राथमिक प्लान है, जो पहला सबसे प्रिलिमिनरी प्लान है, वो ये है कि स्पेस स्टेशन को एकमोडेट एस्ट्रोनॉट्स फॉर द 15 to 20 डेज। मतलब कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे वो कम से कम 15 से 20 दिन तक वहाँ पे रुक सके। ठीक है। लेकिन अभी जो इसका साइंटिफिक डिटेल है पूरा, वो अभी आउट नहीं हुआ है, तो इसलिए बस आप केवल इतना जानिए कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका, अभी जो पहले चरण में इसके बारे में सोचा जा रहा है, उसमें यही सोचा जा रहा है कि हम एस्ट्रोनॉट्स को जो है 15 से 20 दिन के लिए वहाँ पे रखेंगे और उनके ऊपर स्टडी करेंगे, और वो जो भी फाइंडिंग्स ले आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है। देयर विल बी नो कोलेबोरेशन विथ एनी अदर कंट्री फॉर दिस प्रोजेक्ट। मतलब ये कि ये फुल्ली इंडिजिनस होगा, इसमें किसी भी अलग देश का कोई भी हाथ नहीं होगा, कोई भी सहायता नहीं होगी। और जो इसका उद्देश्य है वो है माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स। मतलब ये कि जो माइक्रोग्रेविटी में जितने भी जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो सब इसका ऑब्जेक्टिव है, जो भी स्टडीज होंगी वो माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया जो हमारा एम्बिशियस प्लान है इंडियन स्पेस स्टेशन का, उसके बारे में। ठीक है। अभी अगर हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो बेनिफिट्स क्या होगा। देखिए आईएसएस जो है, इंडिया के पास ऑप्शन है कि वो उसको ज्वाइन करे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंडियन स्पेस स्टेशन के साथ चल रही हैं, जिसकी वजह से इंडिया को अपना स्पेस स्टेशन डेवलप करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि 2024 से 2028 के बीच में ऐसा माना जा रहा है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो रिडंडेंट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो भी चीज़ें, जो भी स्टडी, जो भी फाइंडिंग हमको चाहिए होंगी वो कहाँ से मिलेंगी। ऐसे सिचुएशन में भारत जो है अगर अपना स्पेस स्टेशन खुद रखेगा तो जो भी फाइंडिंग्स होगी वो उस पर स्टडी कर पाएगा, और जो भी स्टडी चल रही है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ओके। फर्दर ओनिंग स्पेस स्टेशन विल ऑफर इंडियन स्पेस कम्युनिटी अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट टू कंडक्ट रिसर्च इन फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी, मेटेरियोलॉजी टू बायोलॉजी टू मेडिसिन। ठीक है। देखिए क्या है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ का कोलेबोरेशन है, उसमें इंडिया के हो सकता है कि बहुत सारे साइंटिफिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक्सेस ना हो पाए।
लेकिन अगर इंडियन स्पेस स्टेशन होगा तो ऐसे में जो भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेवेंट होगा, जो भी चाहेगा, वो उसके फाइंडिंग्स को एक्सेस कर पाएगा और उस पर स्टडी कर पाएगा। आल्सो मटेरियल इज वन एरेना वेयर इंडिया शुड मेक मेजर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट का एरिया है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ये एक ग्रेटर एरिया है। ब्रेक थ्रू इन दिस फील्ड वुड हैव मेजर कमर्शियल एंड स्ट्रेटजिक बेनिफिट। जो भी इसमें फाइंडिंग्स मिलेंगी, जो भी इसमें स्टडी होगी, उसका हमारा केवल कमर्शियल ही नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी हो सकता है। क्यों? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आने वाले समय में जो भी चीज़ें होंगी वो काफ़ी ज़्यादा स्विफ्ट होंगी, बहुत ज़्यादा क्विक होंगी, टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड होंगी। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड होंगी, डिजिटल इक्विपमेंट्स बेस्ड होंगी। तो ऐसी स्थिति में अगर इंडिया के पास उसका अपना स्पेस स्टेशन होगा तो जो स्पेस वार की संभावना बन रही है उसमें इंडिया को एडवांटेज मिल सकता है। ओके, लेकिन ये सब सारी चीज़ें तो हो गई बेनिफिट की। इसके सामने चैलेंजेज क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो जो कॉस्ट वाला आपका एक एंगल है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है वो एक समस्या होती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें 6,50,000 करोड़ डॉलर का एवरी ईयर उसके मेंटेनेंस में खर्च होता है। अब सोचिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मेंटेन करने के लिए उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, उनके लिए भी ये अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसी स्थिति में अगर इंडिया अकेले इस चीज़ को डेवलप करेगा तो उसके ऊपर, उसके ट्रेजरी के ऊपर किस हद तक किस तरह का बर्डन पड़ेगा ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ये गगनयान जो प्रोजेक्ट है उसका ही एक्सटेंडेड पोर्शन है, उसका ही एक्सटेंडेड पार्ट है। ऐसी स्थिति में अगर हम इंडियन स्पेस स्टेशन को डेवलप करने की बात करेंगे तो जो भी प्रोजेक्ट के लिए, गगनयान के लिए जो भी पैसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है उसको क्या करेगा, जो इसरो है उसको डेविएट करेगा स्पेस स्टेशन के लिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो स्पेस स्टेशन का जो आर्किटेक्चरल है, जो आर्किटेक्चर है, जो आर्किटेक्चरल नीड्स हैं, हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज़ करे, और उसके साथ साथ जो गगनयान प्रोजेक्ट है हो सकता है कि उसमें भी वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हो सकता है कि किसी न किसी पॉइंट पे कुछ इम्परफेक्शन हो जाए, कुछ परफेक्शन में कमी आ जाए। तो एक चैलेंज ये भी है। उसके साथ साथ दोस्तों, ऐसी चीज़ों को डेवलप करने के लिए, जबकि हम ये बात कर रहे हैं कि पूरी तरह से हम इसको इंडिजिनियसली डेवलप करेंगे, जो आउटसाइड कंट्रीज है उनका कोई विशेष रोल नहीं होगा, ऐसी स्थिति में हमको एक्सपर्ट्स भी चाहिए होंगे और टेक्नोलॉजी भी चाहिए होंगे। मतलब ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स भी चाहिए, जो कि अभी काफ़ी हद तक हम क्या कर रहे हैं, लैकिंग में है, कम है। ठीक है, तो एक चैलेंज ये भी है कि हमारे पास एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजी दोनों उस लेवल तक अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। उसके बाद अब इसमें सजेशन ये दे सकते हैं कि एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजी को अगर हमको इम्प्रूव करना है तो प्राइवेट सेक्टर्स को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी तक का जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, जो स्पेस सेक्टर है हमारा और जो डिफेंस सेक्टर है, इन दोनों सेक्टर्स में जो प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों वो काफ़ी लिमिटेड है, काफ़ी कम है। तो ऐसी स्थिति में एक्सपर्टीज़ और टेक्नोलॉजी को ब्रिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए हो सकता है। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ये 20 टन का होने वाला है, 20 टन का स्पेस स्टेशन लगभग ये डेवलप किया जाएगा। तो 20 टन के स्पेस स्टेशन को उस ऑर्बिट में पुटअप करने के लिए हमारे पास व्हीकल होना चाहिए, ऐसे अच्छे जो है हमारे पास रॉकेट्स होने चाहिए। तो जो हमारा GSLV Mark 3 है, इसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, इसकी कैपेबिलिटी भी हमारे लिए एक चैलेंज का काम कर रही है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हमारा इंडियन स्पेस स्टेशन है उसको डेवलप करने में, ये सब चैलेंजेज और उसके साथ साथ बेनिफिट, उसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने ये भी देख लिया कि उसके कुछ स्पेसिफिकेशन या जो आप कह सकते हैं फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, उसकी आवश्यकता क्या क्या है, ये सब सारी चीज़ें तो हम देख लिए। अभी आपको इसका कंक्लूजन लिखना है या फिर आप समझ लीजिए कि वे फॉरवर्ड लिखना है। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम सक्सेसफुल लूनर मिशन and multiple satellite launches, ISRO believes it has reached technological point where it can create a more dynamic space programs। देखिए, अगर हम इसरो के सक्सेस की बात करें
तो इसरो इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, जितने भी अभी तक के जितने भी इनके स्पेस फ्लाइट्स हुए हैं, जितने भी ये सैटेलाइट्स लॉन्च करने की कोशिश किए हैं, उसमें से लगभग 3 को छोड़ करके, जहाँ तक मुझे याद है कि 3 केवल फेल हुए हैं, और अभी तक लगभग हम 47-48 फ्लाइट्स कर चुके हैं, उसमें से केवल 3 फेल हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जो स्पेस का हमारे पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, जो स्किल है, वो काफ़ी स्टैंडर्ड है, काफ़ी हाई लेवल का है। तो ऐसी स्थिति में इसरो का मानना है कि वो अगले लेवल का एडवेंचर, अगले लेवल का एक्सपेरिमेंट करने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कंक्लूजन आपका क्या हो सकता है? मोर एडवांस्ड ऑपरेशंस इन स्पेस वुड रिफ्लेक्ट इंडियाज ओवरऑल ग्रोथ एज अ टेक ब्रीडिंग ग्राउंड वेयर इनोवेशंस एंड हैपनिंग एट ए रैपिड पेस। मतलब ये कि ये सब प्रमाण दे करके आप ये कह सकते हैं कि यह इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, आप इसको साबित कर सकते हैं। ठीक है, while the plan for Indian space station within 10 years seems ambitious, India is increasingly becoming a potent tech player and is well placed for its plan to become a reality। हालांकि अभी ये एम्बिशियस लग रहा है, लेकिन जिस तरह से हमारी कैपेबिलिटी है, जिस तरह से हमारा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, उससे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है बहुत ही जल्दी इस चीज़ को रियलिटी में बदल करके दिखा देगा। तो ऐसी स्थिति में जो आपका लास्ट कंक्लूजन होगा, वो कंक्लूजन ये होगा कि स्पेस स्टेशन के लिए इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। आप जो है स्पेस स्टेशन के अगेंस्ट नहीं लिखेंगे कि इंडिया को स्पेस स्टेशन डेवलप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बकवास है, ये बहुत पैसा खर्च होगा, हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, कंक्लूजन में आपको यही लिखना है कि जल्द ही इंडिया जो है ये अपना एम्बिशियस प्रोग्राम पूरा कर लेगा, और इसको पूरा करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड एफर्ट्स हैं उसको इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया स्पेस स्टेशन के बारे में, इसका कंक्लूजन हो गया और सारी चीज़ें हो गई। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा डीप ओशियन मिशन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, मुझे संभावना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, बाकी अब आयोग की मर्जी, हो सकता है कि ये पूछ ले। तो इसका जो कंटेक्स्ट है दोस्तों वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस प्लान्स टू 8000 करोड़ डीप ओशियन मिशन टू बूस्ट इंडिया सी एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज। द मिशन proposes to explore the deep ocean similar to the space exploration started by ISRO about 35 years ago। जिस तरह से इसरो स्पेस में सक्सेस हुआ है, उसी तरह से हमारा जो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है वो भी ये चाहती है कि हम जो ओशियन में चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करें, ओशियन की स्टडी करें। देखिए दोस्तों, इसमें जो डीप ओशियन मिशन है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। आपके दिमाग में सिर्फ इतना नहीं आना चाहिए कि हम ओशियन से माइनिंग करेंगे और वहाँ से जो मिनरल्स है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको कमर्शियली यूज करेंगे। जो डीप ओशियन मिशन है उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि जो ओशियन इकोसिस्टम है, जो उनकी वहाँ की सैलिनिटी है, प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक है, वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, इन सब चीज़ों का भी स्टडी करना इस मिशन का उद्देश्य है। तो जो इसकी नोडल एजेंसी है दोस्तों उसको हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। ओके, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? अंडर वाटर रोबोटिक्स एंड मैंड सबमर्सिबल आर अ की कंपोनेंट। मतलब रोबोटिक्स के जरिए हम अपना काम करेंगे और उसके साथ साथ जो मैंड चीज़ें होंगी, मतलब कि आदमियों को भी रख के किसी ऐसे इक्विपमेंट में उनको डीप ओशियन में भेजा जाएगा ताकि अच्छी तरह से स्टडी हो सके। ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें विल हेल्प द इंडिया हार्नेस वेरियस लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, वाटर मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम द सी बेड एंड डीप वाटर। ठीक है, वहाँ से हम जो भी हमारा लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और उसको जो है एक्सप्लोर करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, द टास्क दैट विल बी अंडरटेकन ओवर दिस पीरियड इंक्लूड डीप सी माइनिंग। ये एक काम होगा कि डीप सी माइनिंग मतलब जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके साथ साथ हम डीप ओशियन का सर्वे करेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या आपका इकोसिस्टम है, जो वहाँ पे रिलीफ फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, वो सब चीज़ों का सर्वे करेंगे। उसके साथ साथ
एनर्जी एक्सप्लोरेशन, जो भी एनर्जी की जैसे सेल गैस की संभावना अगर कोई है तो उसको देखेंगे, और उसके साथ साथ ऑफशोर बेस्ड डीसैलिनेशन की भी संभावनाओं का हम क्या करेंगे, खोज करेंगे, उसकी भी संभावनाएं हम देखेंगे, जो डीसैलिनेशन प्रोसेस है। दीज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आर फंडेड अंडर एन अम्ब्रेला स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड ओशियन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्सेज मॉडलिंग एंड साइंस, ओ स्मार्ट। ये एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ओ स्मार्ट। इसी के तहत हम डीप ओशियन मिशन को लॉन्च कर रहे हैं, इसी के तहत ही हम डीप ओशियन मिशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ओशियन को एक्सप्लोर करना चाहता है। ठीक है, और इसमें जो आपका डीप सी माइनिंग है, एनर्जी एक्सप्लोरेशन है, वहाँ के इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी का जो आपका सर्वे है वो होगा, और उसके साथ साथ सैलिनाइजेशन की भी संभावनाओं की भी हम चर्चा करेंगे। इतना अगर आप इंट्रो में लिखते हैं तो ये आपका पर्याप्त इंट्रो होगा, बेहतर इंट्रो होगा। अब इसमें देखिए ये एक्स्ट्रा चीज़ मैं जोड़ा हूँ, आप आंसर में अगर इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप एक लाइन में लिख देते हैं कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं तो ये अच्छा होगा, आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स इस तरह से मान लीजिए कि जो मिनरल्स हैं, जो डीप ओशियंस में जो मिनरल्स हैं, वो आलू की तरह एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है उनका, जो उनमें सारे मिनरल्स हैं वो एक जगह कलेक्ट होकर के आलू की तरह का स्ट्रक्चर बना लिए हैं। तो जब हम पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जो ये आलू की तरह स्ट्रक्चर है डीप सी ओशियन में, उसी को हम बाहर निकालेंगे और उससे डिफरेंट तरह के मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और जो ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होता है, इसमें जो है क्या क्या हो सकते हैं, मान लीजिए इसमें मैग्नीज मिलेगा, ठीक है, निकिल मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, कॉपर मिलता है, आयरन और हाइड्रोक्साइड्स मिलते हैं। ये सब सारी चीज़ें मिल करके एक आलू की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी को हम एक्सट्रैक्ट करके उसमें से ये सब सारी चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, दे लाई स्कैटर्ड ऑन द इंडियन ओशियन फ्लोर एट द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर। इनका जो प्रेजेंस होता है वो लगभग 6000 मीटर के नीचे होता है। इतनी गहराई तक हमको जाना पड़ेगा इनको एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, अब इनकी जो साइज होती है वो फ्यू मिलीमीटर्स टू सेंटीमीटर्स, कुछ मिलीमीटर से लेकर के कुछ सेंटीमीटर तक की इनकी साइज होती है। दीज मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड यूज टू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स के लिए यूज कर सकते हैं, जो हमारा बैटरीज हैं, बैटरीज के डेवलपमेंट के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, और इवन इसका हम सोलर पैनल बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर सिलिकॉन उलिकॉन मिलता है तो, सिलिकॉन वगैरह अगर मिलता है तो हम सोलर पैनल भी इससे बना सकते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रो था कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर समय और पेज आपको परमिट करता है तो आप इसको लिखिए, अदरवाइज एक लाइन में इसको लिख करके छोड़ दीजिए कि ये क्या है। ये एक ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं जो कि एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में होते हैं, और उसको हम एक्सट्रैक्ट करके विभिन्न प्रकार के मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इंट्रो की। अभी हम देखते हैं कि जो इंडिया कहाँ कहाँ पे या कितनी दूर तक या कितने डेप्थ में अपना एक्सप्लोरेशन कर सकता है। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि कितनी दूरी में आपका जो बाउंड्री है आपके कंट्री का, वहाँ से कितनी दूर तक जा कर के आप ऐसे एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, इसका निर्धारण कौन करता है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। दोस्तों आप लोग मेरे मुंह से इस अथॉरिटी का नाम कई बार सुन चुके होंगे, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल अथॉरिटी है। एक तरफ तो दोस्तों आप ये सोचिए कि ये एक्सप्लोरेशन के लिए आपको लाइसेंस देता है और आपका ज्यूरिसडिक्शन बताता है कि आप जो है कितने दूर तक एक्सप्लोर कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये उस चीज़ का भी रेगुलेटर है कि कहीं आप कोई इन्वायरमेंटल या फिर इस तरह से इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करने वाली एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी एक्टिविटीज़ से जो ओशियानिक चीज़ें हैं, जो ओशियानिक इन्वायरमेंट है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। मतलब ये रेगुलेटर भी है और फैसिलिटेटर भी है। तो ऐसी स्थिति में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो इसकी फंक्शनिंग का एफिशिएंसी है, उसकी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन मार्क समय समय पर लगाया जाता है। ओके, तो इंडिया जो है, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द स्टेटस ऑफ पॉयनियर इन्वेस्टर। ठीक है,
जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर इस तरह से कह सकते हैं आपकी, जो फ्रंट लाइन इन्वेस्टर है, इसका स्टेटस पाने वाला इंडिया पहला कंट्री था। कब? 1987 में ही ये स्टेटस इसको मिल गया था। ओके, उसके बाद 2002 में इंडिया साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ISA एंड आफ्टर कंप्लीट रिसोर्स एनालिसिस ऑफ द सीबेड 50% वाज सरेंडर्ड एंड द कंट्री रिटेन्ड एन एरिया ऑफ 75,000 स्क्वायर किलोमीटर। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में इंडिया अपने एक्सप्लोरेशन करेगा और जो भी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होंगे उसको एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, जो एस्टिमेटेड इसका बेनिफिट है वो ये है कि जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल का रिसोर्सेज है, जो पोटेंशियल है, वो लगभग 380 मिलियन टन का रिसोर्स पोटेंशियल है। अगर फुल पोटेंशियल पे हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमको लगभग 380 मिलियन टन एवरी ईयर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल मिलेगा। ठीक है, अब जो है अगर इसको जो है हम इस तरह से समझें, फर्दर स्टडीज हैव हेल्प्ड नैरो द माइनिंग एरिया टू द 18,000 किलोमीटर विच विल बी द फर्स्ट जनरेशन माइन साइट। जो पहला हमारा स्टार्टिंग होगा वो होगा 18,000 स्क्वायर किलोमीटर में हम इसको शुरू करेंगे और इसको हम फर्स्ट जनरेशन माइन साइट बोलेंगे। ठीक है, अब जो है इंडिया को देख लेते हैं कि कहाँ तक प्रिपेयर है। एक चीज़ तो आप ये समझ चुके हैं, हम जैसा कि पीछे देखें कि जो माइनिंग साइट है वो है लगभग 5500 मीटर बिलो द सी सरफेस। 5500 मीटर की गहराई में अगर आप जाएंगे ओशियन में तो वहाँ का जो प्रेशर होगा वो एक्सट्रीमली हाई होगा और उसके साथ साथ वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो एक्सट्रीमली लो होगा, बहुत ही कम टेम्परेचर होगा और उसके साथ साथ बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा। तो ऐसी स्थिति में जो हम अपना इक्विपमेंट्स बनाएंगे, हमको जो इक्विपमेंट्स बनाना है उसको इस तरह से बनाना है कि वो इतना हाई लेवल का प्रेशर और इतना लो लेवल का टेम्परेचर ऐसी स्थिति में वो सर्वाइव कर सके। मतलब पता चला कि आप कुछ ऐसा टीन स्टील लगा के भेज दिए और जैसे ही वो 2000 मीटर की अंदर 2000 मीटर के अंदर पहुंचा और वो पिचक गया, ठीक है, ख़त्म हो गया, वहीं पे टूट फूट गया। तो इन सब स्थिति से बचने के लिए हमको क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, गवर्नमेंट का ये मानना है, मिनिस्ट्री का ये मानना है कि वी हैव आल्सो डेवलप्ड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल एंड इन सिटू सॉइल टेस्टर इन अ डेप्थ ऑफ 6,000 मीटर एंड हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइनिंग एरिया एट द सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन। गवर्नमेंट का मानना है, ये मिनिस्ट्री का ये मानना है कि जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो हाई प्रेशर को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स को हम डेवलप कर चुके हैं। और उसके साथ साथ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, मतलब कि सरफेस पे ही बैठ करके या दूर से ही बैठ करके ऑपरेट किया जा सके, ऐसे व्हीकल्स को भी हम डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, जो कि 6,000 मीटर तक की गहराई को टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद द माइनिंग मशीन न्यूली डेवलप्ड फॉर 6,000 मीटर डेप्थ वाज एबल टू मूव अबाउट 900 meters and will be deployed soon at the 5500 मीटर। मतलब ये कि जो व्हीकल्स अभी तक बनाई गई है, जो मशीन है, माइनिंग मशीन है जिससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको हम डेवलप कर लिए हैं और उसको हम 900 मीटर के गहराई तक हम उसको प्लेस भी कर चुके हैं और जल्दी ही इसको हम 5500 मीटर तक के लिए तैयार कर देंगे। जल्दी ही 5500 मीटर की डेप्थ पे हम इसको प्लेस कर देंगे। उसके साथ वेदर कंडीशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ शिप्स आल्सो प्ले अ मेजर रोल एंड वी आर रेडी फॉर दैट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो वेदर कंडीशन को बताएगा ऐसे इक्विपमेंट्स और जो शिप्स की अवेलेबिलिटी और जो भी और कंडीशंस हैं उनकी स्टडी करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है उसको भी हम डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, मोर टेस्ट्स आर बीइंग कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रिंग अ नोड्यूल्स अप टू द सरफेस। A riser system comprising an umbilical cable or electromechanical cable and a hose is being developed। देखिए, अब अगर मान लीजिए पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स वहाँ पे मिल गया तो उसको हमको ऊपर भी ले आना है। ऊपर ले आने के लिए हमको अम्बिलिकल केबल की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अम्बिलिकल केबल को आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, अम्बिलिकल कार्ड एक्चुअली क्या होता है कि जब भी जैसे गर्भ में जब कोई बच्चा पल रहा होता है तो जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ एक इस तरह से समझिए एक कार्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है जिससे न्यूट्रिशन उसमें ट्रांसफ़र होता है।
ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे यहाँ पे अम्लीकल केबल की बात की गई है कि उसको क्या करेगा, जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होंगे उसको उसके प्लेस से सक करके ऊपर सरफेस पे ले आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो है जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं और जो इकोनॉमिक उससे गेन होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी के घर में जा कर के उसकी चीज़ों को ले आएंगे तो ऑब्वियसली उसका घर डिस्टर्ब होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ इकोसिस्टम और बायोलॉजिकल सिस्टम की। वहाँ पे जो भी वहाँ पे जीव जंतु रह रहे हैं, जो कि अब देखिए जो 55 मीटर या 6000 मीटर का जो डेप्थ है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, सनलाइट की कमी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, बहुत सारी ऐसी जीव जंतुओं को वहाँ पे देखा गया है कि जो अपने आप को वहाँ पे ढाल चुके हैं, वो अपने आप को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर चुके हैं और उसी इन्वायरमेंट में वो खुद को सर्वाइव कर रहे हैं। अब अगर ऐसी स्थिति में वहाँ पे कोई एक्सप्लोरेशन होगा, कोई भी चीज़ें होंगी, तो ऑब्वियसली उनका जो ऑक्सीजन और सनलाइट का जो आप कह सकते हैं कंपोजिशन है, वो डिस्टर्ब होगा। और ऐसी स्थिति में उन सब एनिमल्स, उन सब जीव जंतुओं के एक्सटिंक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी, मतलब एक्सटिंक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। इस तरह से एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आप ये दिखा सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, जब वहाँ पे एक्सप्लोरेशन होगा, मशीनें चलेंगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे नॉइज़ होगा, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों देखिए, जो ओशियन में रहने वाले एनिमल्स, जीव जंतु होते हैं, उनका जो माइग्रेशन और ब्रीडिंग हैबिट होता है वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है उनके एटमॉस्फेयर पे। और ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूस होगा या फिर और इस तरह के हलचल होंगे उसमें, तो उनका माइग्रेशन पैटर्न और ब्रीडिंग पैटर्न ये दोनों चेंज होगा। और जब भी इस तरह के चेंजेज वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इको सिस्टम है, उन सब चीज़ों का विनाश होना तय है, उसमें डिस्टर्बेंस आना तय है। ठीक है, उसके बाद जो डीप बायोडाइवर्सिटी है और इकोलॉजी है, उसको हम अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, इस वजह से इट विल बी द डिफ़िकल्ट टू असेस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड फ्रेम एडिक्वेट गाइडलाइंस। देखिए, अगर कहीं भी किसी भी जगह पे आप जा रहे हैं और उस जगह के बारे में आपको सारी चीज़ें पता हैं, तब तो आप एक पर्टिकुलर गाइडलाइन, क्लियर कट गाइडलाइंस आप दे सकते हैं कि भाई देख, वहाँ पे ये जाना तो ये करना, वैसे करना है, ये सब चीज़ें मत करना। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ के चीज़ों के बारे में आपको पता ही नहीं है तो आप कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं बना सकते हैं। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है। और इन द लैक ऑफ प्रॉपर गाइडलाइंस, जो भी वहाँ पे कंडक्ट होंगे, जो भी वहाँ पे फंक्शनिंग होगी, वो जो है इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएंगी। जो भी चीज़ें होंगी वो जो है इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होंगी। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि जब भी वहाँ पे ड्रिलिंग होगी, जब भी वहाँ पे चीज़ें खोदी जाएंगी और निकाली जाएंगी, तो जो सेडिमेंट प्लूम्स होंगे वो सब निकलेंगे ही। ठीक है, अब ये जो है प्लूम्स जो होंगे, अगर मान लीजिए बहुत छोटे पार्टिकल्स में हैं तो वो सस्पेंडेड हो जाएंगे वाटर में, और जब सस्पेंडेड हो जाएंगे तो ये फूड चेन का हिस्सा बन जाएंगे। फूड चेन का हिस्सा बन जाएंगे तो ये जो वहाँ पे एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे, उनको डिस्टर्ब करेंगे और इसकी वजह से उनका जो सर्वाइवल होगा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि नॉइज़ और लाइट पोल्यूशन तो एक समस्या है ही। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें, ये सब चैलेंजेस के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के रूप में आप जो है आंसर लिख सकते हैं। अगर ये पूछा जाए, इज़ द डीप सी माइनिंग इकोनॉमिकली वायबल, क्या आर्थिक रूप से डीप सी का जो माइनिंग करने की बात की जा रही है, क्या ये इकोनॉमिकली वायबल होगा? क्यों ऐसा प्रश्न है? क्योंकि इसका जो इनिशियल कॉस्ट है, जो इनपुट कॉस्ट है, आप ये समझ सकते हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट पे अगर इन्वेस्टमेंट करके हम डीप सी माइनिंग कर रहे हैं तो क्या हमको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा? अगर हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को 1 मिनट के लिए साइड में रख दें तो। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है वो ये कहती है कि अगर 3 मिलियन टन हर साल माइन किया जा रहा है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, तो ये जो है इकोनॉमिकली वाइबल होगा। मतलब ये कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है और प्लस थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर आपको लेना है, तो इसके लिए आपको लगभग 3 मिलियन टन का पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो है आपको एवरी ईयर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मोर स्टडीज आर बीइंग कैरिड आउट टू अंडरस्टैंड हाउ द टेक्नोलॉजी कैन बी स्केल्ड अप एंड यूज्ड इफिशिएंटली।
अभी देखिए बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि डेवलपमेंटल स्टेज में हैं, तो उसी को ध्यान में रख करके ये जो संभावना बताई जा रही है कि आपको 3 मिलियन टन का प्रोडक्शन करना है, लेकिन बाद में हो सकता है कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो, टेक्नोलॉजी और एडवांस हो, तो ये और हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल हो सके। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो डीप सी माइनिंग का आपका है, डीप सी मिशन है आपका, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है और उम्मीद है कि इसमें आपको जो भी जिस भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप जो है इसमें लिखने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 हम करेंगे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और भी है, अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि जो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि देखिए जो करंट में चीज़ें हैं वो तो मैं कवर कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले से चली आ रही हैं, तो उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए, तो हम उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।